Hello everyone, my name is Yash Punia, and with this video we are starting our new playlist in which we are going to learn about the DP on trees and directed acyclic graphs. सीधा सा पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इस पूरी प्लेलिस्ट में जो हमारा गोल होने वाला है वो यही होगा कि यार जो आपके ट्रीज एंड जो आपके डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं उसमें डीपी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगाया जाता है वो सारी हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा यार आज टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आपके ओएस या इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछ लिया जाता है ये चीज़ें कि आप डीपी किस तरह से अप्लाई कर सकते हो ट्रीज और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट्स में। डिफ़िकल्टी यार काफ़ी है, मतलब कि इतना थोड़ा सा एडवांस टॉपिक ही मान सकते हैं हम इसे, पर इतना भी एडवांस नहीं है, काफ़ी ईजी पड़ेगा अगर आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हो। आप सारी वीडियोस को, क्वेश्चंस को जो भी बता रहा हो आप सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते हो, देखते हो, समझते हो, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती हमारे लिए चीज़ें। तो यार मेरी पूरी कोशिश यही रहने वाली है कि मैं इस पूरे टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूँ जिससे कि आपका इसका एक तरह से डर निकल जाए और आपके लिए ये ईजी हो जाए। और यार पूछा काफ़ी बार जाता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में हमें पूछा जाता है। आप कोड फोर्सेस पे देख सकते हो, आप ओएस या इंटरव्यूज़ वगैरह में देख सकते हो, काफ़ी जगह हमें पूछा भी जाता है ये टॉपिक। तो देखते हैं यार, स्टार्ट करते हैं कैसे, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या हमारी चीज़ें है। पहले थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, फिर क्योंकि यार डीपी है, डीपी का कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर कैसे हम ट्रीज़ में लगाते हैं, कैसे हम एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हम लगाएंगे, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा। और एक थोड़ा सा हम फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे कि यार जब ट्रीज़ का क्वेश्चन है या एक ग्राफ का क्वेश्चन है तो उसमें मैं डीपी जब लगाना जा रहा हूँ तो मैं किस तरीके से मेरी थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से मेरी सोच होनी चाहिए। क्योंकि यार सिंपल जब हम डीपी लगाते हैं हम एरे में लगा रहे होते हैं, मोस्टली हम एरे में 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, इस तरीके की चीज़ों में हम डीपी अभी तक लगाते हुए आते हैं। तो उसमें हमें पता होता है कि यार हमारी स्टेट्स किस तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से हमारा ट्रांजिशन होने वाला है। तो हम यही देखेंगे कि यार आप एरे वाली फॉर्म से जहाँ पे आप डीपी लगाते हो, अब लगा रहे थे, तो उससे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ या ट्रीज में किस तरीके से हमारा ट्रांजिशन होगा वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्री रिक्विजिट यार इस पूरी प्लेलिस्ट का यही होने वाला है कि आपको डीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, आपको ट्रीज पता हो किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, बेसिक आपको चीज़ें पता हो ट्रीज की, और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपके जो ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक्स होती है लाइक डीएफएस और बीएफएस, हम किस तरीके से ट्रैवर्सल करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कि हम ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे इन डेप्थ डिस्कस नहीं करेंगे, पर इन सबको मर्ज करके, इन सबके यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। काफ़ी हाई रेटेड प्रॉब्लम्स हमारी इसमें आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यार अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू अगर आप चैनल को एक्सप्लोर करोगे आपको और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको आपके रेलिवेंट कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स। तो बेसिक डेफिनेशन हमारी जो है वो हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ट्री क्या होता है। आई होप यार आपको ये ऑलरेडी पता होगा, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। एक ट्री क्या है हमारे पास, एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। एसाइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ का सीधा मतलब है यार जो भी हमारी टर्म्स है हमारी सिंपल है कि साइकिल नहीं होगी और डायरेक्टेड नहीं होगा, अनडायरेक्टेड होगा और एक सिंपल ग्राफ होगा जिसमें कि हमारे पास क्या है, एक रूट नोड भी होता है जो कि हम चूज करते हैं। काफ़ी बार प्रॉब्लम्स में हमें एक रूट नोड दे दिया जाता है, काफ़ी बार हमें नहीं भी दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और हर नोड का एक पेरेंट होता है, चिल्ड्रन स्ट्रक्चर, मतलब कि आपके जो भी नोड है, जब भी हम एक ग्राफ डिफाइन करते हैं तो हमारे ग्राफ में एक तो नोड्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास एजेस होती है जो इन नोड्स को क्या है कनेक्ट करती है, एजेस होते हैं हमारे पास। तो ट्री के फॉर्म में हमेशा जो हमारे नोड्स होंगे वो पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन एक तरह से फॉलो करेंगे कि इस पर्टिकुलर नोड का हो सकते हैं 3 चाइल्ड्स हो, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द चाइल्ड्स ऑफ द पेरेंट नोड। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर होता है दिस इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हमारा क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में सिंपल हमारे पास डायरेक्टेड एजेस होंगी एंड उसमें भी एसाइक्लिक ग्राफ हमारा होने वाला है, पर इसमें डायरेक्शंस हमारे पास आ जाएंगी जो कि एजेस को फॉलो कर रही होंगी। आपका ट्री में क्या था, ट्री में अनडायरेक्टेड ग्राफ था, एसाइक्लिक था। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है, सीधी सी बात है, और एसाइक्लिक वो होता ही है। एंड क्या देर इज नो वे टू फॉलो एजेस एंड गेट बैक टू द सेम नोड बाय फॉलोइंग डायरेक्शंस, नो डायरेक्टेड साइकिल। सीधी सी बात है कि अगर हमने किसी नोड से किसी फॉरवर्ड एज को फॉलो करते हुए हम आगे जाते हैं तो हम इसी नोड पे दोबारा नहीं आ सकते क्योंकि साइकिल प्रेजेंट नहीं है। तो हम एक बार उस नोड से निकल गए तो निकल गए, एक तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट आपका होता है जिस भी नोड से हम निकल गए।
बेसिक डेफिनेशन है यार, ये ऑलरेडी आपको पता भी होंगे, पर किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह, कोड वगैरह, ये सारी चीज़ आपको इस प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर आपको इतना आइडिया नहीं भी, आप ट्री में भी बिगिनर ही हो, इतना आपको आइडिया नहीं हो, तो मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स इसमें मिले, ताकि आपका वो सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चले। डीपी हमारा क्या होता है, डीपी आपको पता ही है यार, एक टेक्निक होती है हमारे पास सिंपल। किस तरीके की टेक्निक होती है यार, जो हमारी ब्रूट फोर्स टेक्निक, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस होते हैं, उन ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका होता है डीपी। और वो किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज करते हैं, वो सारी चीज़ हमारे पास होती है। मेन चीज़ हमारी होती है कि हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्हें मेमोराइज करके, मेमोराइज करने का मतलब सीधा सा है कि हम उन्हें उसके रिजल्ट्स को स्टोर करके अपने क्या है बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। हम लार्जर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम्स की मदद से, और उसकी तरह से हम क्या अपने स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और बिल्ड करते हुए हम ऊपर चलते हैं। सो यही हमारा यार सिंपल डीपी होता है। सो आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। ट्रीज हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है, और डीपी क्या होता है हमारे पास। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या है बेसिक चीज़ें देखेंगे, बेसिक हमारे क्या माइंडसेट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या प्रॉपर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में भी हम क्या दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यार हमारे पास जो ट्रीज है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में इतना अच्छा क्यों होता है, मतलब कि ट्रीज और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डीपी के लिए इतने अच्छे क्यों होते हैं। क्योंकि यार आप जब सीधी सी बात है, हम जब डीपी करते हैं तो डीपी में भी हमारे पास किस तरह की चीज़ें होती हैं, हम इस तरीके से सब प्रॉब्लम्स बनाते हुए चले जाते हैं कि यार अगर हम इस पर्टिकुलर नोड, मतलब कि अगर मेरे पास ये कंडीशन मेट है तो ये यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। आपने डीपी क्या हुआ, एरे की फॉर्म में भी जब हम डीपी करते हैं तो इस तरीके हमारे पास क्या है सब स्ट्रक्चर्स बनते हुए चले जाते हैं, जिन्हें हम सब प्रॉब्लम्स बोलते हैं या सब स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, सब ट्रीज बोल देते हैं। वो चीज़ें बनती हुई चली जाती है। तो अगर वो विजुलाइज करने की भी हम ट्राई करते हैं तो एक तरह से ट्री ही होता है हमारे पास, उसी की मदद से हम हेल्प सॉल्व करते हुए ऊपर आते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, सीधा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अलाइन होते हैं। हमारा इंट्यूटिव रीजन क्या हो सकता है, एक रूटेड ट्री में ईच नोड रिजल्ट ऑफन डिपेंड्स ऑन इट्स चिल्ड्रन सब ट्री। मैं आपको ये वाली चीज़ भी बताता हूँ कि यार ट्री की फॉर्म है हमारे पास, कि यार आपके पास एक एरे था, एरे में हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट्स होते थे। सिंपल ये एरे है, अगर मेरे पास ये ith नोड है, इसमें मुझे कुछ चाहिए यार, ये किसी चीज़ पे डिपेंड है, तो ये किन पे डिपेंड होता था, इसके 0 से i-1 तक जो भी हमारे पास अभी तक एलिमेंट्स आए हैं, मतलब कि जो भी अभी तक हमने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए उनके रिजल्ट्स के बेस पर हम क्या ith वाले रिजल्ट को कैलकुलेट करते थे, फिर i+1 वाले को, इस तरीके से हम क्या स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करते हुए आगे बढ़ते थे। अब जब ट्रीज का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, अब ट्रीज किस पे डिपेंड करेगा, अब मेरे पास एक ये पर्टिकुलर नोड है और इसका सब ट्री है, चाइल्ड्स हो सकते हैं, इसके सब ट्रीज हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा सब ट्री हुआ। तो ये जो पेरेंट नोड है इसका रिजल्ट किन पे डिपेंड करेगा, इसके चिल्ड्रंस पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है यार, हमें यहाँ पे समझने का हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि यार जब एरे की फॉर्म थी, एरे की फॉर्म में मेरे क्या रिजल्ट्स किन पे डिपेंड कर रहे थे, जो मेरे प्रीवियस एलिमेंट्स थे एरे के, जो भी अभी तक प्रीवियस रिजल्ट मैंने स्टोर किए थे, तो वहाँ पे हमें एक लीनियर रिलेशनशिप दिखता था कि यार हाँ ठीक है, मुझे जैसे हमने फ्रॉग जंप वाली प्रॉब्लम्स की थी कि यार मेरा फ्रॉग यहाँ है तो वो यहाँ से आया होगा या यहाँ से आया होगा, n-1 से आया होगा या n-2 से आया होगा, उसके हिसाब से मैक्सिमम कैलकुलेट करते थे। तो वही सारी चीज़ें लीनियर रिलेशनशिप वहाँ पे चल रहा होता था। पर जैसे ही हम ट्री में आए, ट्री में क्या हुआ यार, अब मेरे पास क्या है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होने के बाद ट्री क्या है बहुत ही ब्यूटीफुली एक चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता हुआ आ रहा है कि यार पेरेंट का जो भी रिजल्ट है, पेरेंट की डीपी का जो भी स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके चिल्ड्रंस की डीपी स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्यों ये करेगा, क्योंकि यार जब भी हम ट्री में ट्रैवर्सल करते हैं हम ज़्यादातर क्या है डीएफएस का यूज़ करते हैं, और हम डीएफएस का यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे हम क्या है अपना ट्रैवर्सल चाहते हैं। पोस्ट ऑर्डर क्यों हम ट्रैवर्सल चाहते हैं, डीएफएस हम क्यों चाहते हैं, कि यार पेरेंट पे जाने से पहले उसके जो चाइल्ड है उनका रिजल्ट ऑलरेडी मैं क्या सॉल्व कर चुका हूँ। हम ऐसे ही तो करते हैं यार, जब हम ट्री में ट्रैवर्सल करते हैं डीएफएस की फॉर्म में हम चले जाते हैं कि यार अब इसका कोई भी यहाँ पे चाइल्ड नहीं है, तो हम इसके रिजल्ट को क्या एक बेस केस बना के डिफाइन कर देते हैं, फिर इसके रिजल्ट को, फिर उन दोनों के रिजल्ट को मर्ज करके हम ऊपर अपने जो पेरेंट का रिजल्ट होता है हम उसे अपडेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें समझ में आता है यार ट्रीज के कॉन्सेप्ट में जब मैं डीपी लगाता हूँ तो मेरे जो पेरेंट नोड की डीपी स्टेट है वो किन पर डिपेंड कर रही है, वो उसके चिल्ड्रंस पे डिपेंड कर रही है। आई होप बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये, आपको क्लियर भी हुई होगी, बस मैं आपको क्या माइंड में वो चीज़ें स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखो तो आपको इतना सोचना ना पड़े। आपको पता है कि अच्छा मेरे बच्चों चिल्ड्रंस है उनके स्टेट्स को किस तरह से डिफाइन करूँ, या मैं जो डीपी स्टेट बना रहा हूँ वो डीपी स्टेट एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे होगी, तो वो सब चीज़ें नोड में हमारी स्टोर होने वाली है।
नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के केस में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से कोई ग्राफ है। अब ये हो सकता है यार इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ होता है, यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस है मेरे पास सारी। अब जो डायरेक्टेड एजेस है यार, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में मुझे चाहिए करेक्ट ऑर्डर। जब मैंने ट्रीज देखा था तो ट्रीज में पेरेंट चाइल्ड का ऑर्डर ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है, पर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स में जब या डायरेक्टेड एजेस हमारे पास हो गए तो उसमें हमारे पास क्या है, ऑर्डर हमें चाहिए होता है जो करेक्ट ऑर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एज यू टू वी आ रही है तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में यू पहले ही आना चाहिए वी से। ऐसा क्यों होना चाहिए यार, जब मैं वी को कैलकुलेट करने जाऊं तो मतलब मैंने यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हो। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगती है, ये हमें पता है यार, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हम करते हैं। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट से हमें ये वाला एक ऑर्डर मिल जाता है, तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अब हम डीपी लगाएंगे। बस यही क्या डिफरेंस होता है। सिंपल एरे में हमारे पास क्या होता है, जब हमने सिंपल एरे में डीपी लगाई तो उसमें क्या लीनियर रिलेशन मेरा चल ही रहा है। जब हम ट्रीज में आए तो ट्रीज में मेरे पास जब मैं डीपी लगाने गया तो ट्रीज में मेरा क्या है, पेरेंट नोड विल डिपेंड ऑन चिल्ड्रन नोड्स, ऑन चाइल्ड्स। उसके जो चाइल्ड्स है उन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के केस में सीधा हमारा लॉजिक है, फर्स्ट डू टॉपोलॉजिकल सॉर्ट एंड देन अप्लाई सीधी सी बात है, एंड देन अप्लाई डीपी ऑन दिस ऑर्डर। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए फिर आप डीपी लगाते हो तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हमारा हो जाता है। ट्री में हमने समझा, एग्जांपल्स अभी देखेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी क्यों ये फॉर्म हमें क्या रिप्रेजेंट करनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या रीड भी कर सकते हो यार, मैंने आपको नोट्स आपके रेफरेंस के लिए मैं बना देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये सारी चीज़ें। बाकी आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या बोल रहा है कि सीधी सी बात है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें बोला है क्या, आपके पास एक ट्री है जिसमें n नोड्स है, हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स है किसी ट्रीज में, और हर नोड में क्या कॉइन स्टोर्ड है, मतलब कि ईच नोड स्टोर्स सम कॉइन। कुछ उसमें कोइंस स्टोर्ड है विच इज हमने सी ऑफ आई से रिप्रेजेंट करता है, वो एरे की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, हमें समझ में आता है। वी मस्ट चूज सम नोड्स, हमें कुछ नोड्स को चूज करना है सच दैट नो टू कनेक्टेड एडजेसेंट नोड्स आर चूजन एट द सेम टाइम and the sum of the coins from the chosen nodes is maximum. We need to find that maximum sum. सीधी सी बात, यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि यार हमें एक मैक्सिमम सम जनरेट करना है। मैक्सिमम सम किस तरीके से जनरेट होगा, हम क्या कॉइन्स को कलेक्ट करके वो मैक्सिमम सम क्या जनरेट करेंगे। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है कि जो भी हमने नोड सेलेक्ट किए वो क्या है, एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर मैं 6 वाले नोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं 3 को नहीं कर सकता, मैं 8 को नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, एक सेम एज को क्या है अपनी क्या सेम एज यहाँ पे कॉमन एज है हमारे पास, तो ये डायरेक्टेड एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट का मतलब यार सीधी सी बात वही है ना, जब हम एरे की फॉर्म में देखते हैं तो i और i+1 हमारे क्या है, एडजेसेंट है। तो यहाँ पे हमारे एडजेसेंट क्या है, आपके पेरेंट से या किसी भी नोड से अगर मेरे पास u to v एज जा रही है, डायरेक्टेड है हमारे पास, तो ये कनेक्टेड है, ये एडजेसेंट है। तो इसमें या तो मैं u को चूज कर सकता हूँ या मैं v को कर सकता हूँ, मैं दोनों को नहीं कर सकता। या तो मैं u को लूंगा या मैं v को लूंगा। तो यहाँ पे हमें यार सीधा समझ में आ जाता है कि यार यहाँ तो डीपी ही लगेगी, क्योंकि मुझे क्या है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी है मेरे पास, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, मुझे वो सारे क्या है यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे, सारे सोचने पड़ेंगे कि यार किस तरह से हो सकता है। क्योंकि यार ये कॉमन डीपी की चीज़ हमें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे वही सारी चीज़ें यार हमें पहले समझ में आना चाहिए कि यार अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसमें डीपी क्यों लगेगी, पहले हमें वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सीधा ग्रीडी लगाता तो ग्रीडी लगा के यार हो सकता है ना मेरे पास चॉइसेस गलत हो जाए, मैं 1 चूज़ करता, मैं यहाँ पे देखता यार 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इसके हिसाब से फिर मैक्सिमम पे चला जाता। हो सकता था मैं 1 को चूज़ ना करता, मैं 3 पे चला जाता, 3 से फिर मैं 6 को नहीं चूज़ कर सकता, इनमें मैं चूज़ नहीं कर सकता था किसी को भी, मुझे नेक्स्ट 8 को चूज़ करना पड़ता। तो इस तरीके से मतलब कि हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ ग्रेडी में हम क्योंकि लोकली ऑप्टिमाइज़ करते हैं चीज़ों को, लोकली ऑप्टिमाइज़ करने की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्या, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन में हमारी प्रॉब्लम का आंसर गलत आ जाता है काफ़ी बार। तो हमें क्या है, एक बहुत ही कॉन्क्रीट हमारा एक रोबस्ट हमें अप्रोच चाहिए होता है। रोबस्ट अप्रोच हमारा क्या होगा कि यार आप डीपी यूज़ करो, क्योंकि डीपी में क्या होगा, हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को काउंट करते हुए चलेंगे। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यार, मैं 1 को चूज़ करूँ, मैं 3 को ना करूँगा, 2 को नहीं करूँगा, फिर मैं 4 को कर सकता हूँ, मैं 5 को कर सकता हूँ, 6 को, 7 को कर सकता हूँ, मैं 8 को, अगर मैंने 6 को किया तो मैं 8 को नहीं कर सकता, 7 को किया तो मैं 8 को कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। बट क्योंकि यार डीपी है, तो डीपी हमें क्या बोलता है कि यार आप
सीधी सी बात है, स्मॉल सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और उसके बाद उसके ऊपर आते आते हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते पाएंगे। तो मैं क्या आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि पहले हमें समझना चाहिए कि ये सिमिलर कैसे है एरे डीपी से। एरे डीपी में अगर ये वाली प्रॉब्लम होती तो किस तरीके से होती। एरे डीपी हमें सीधा बोलता है, क्लासिक डीपी प्रॉब्लम है यार कि हमारे पास गिवन एन एरे ए, चूज एलिमेंट्स सो दैट नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर टेकन एंड सम इज मैक्सिमम। यार जब भी हम डीपी पढ़ते हैं तो ये यार इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास सबसे पहले ही आती है। हमें बेसिक्स में ही सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि यार अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हम कैसे सोचते हैं कि यार मुझे एडजेसेंट एलिमेंट चूज नहीं करना है। अगर मैंने आई किया तो मैं आई माइनस वन नहीं कर सकता। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती थी उसमें। हम या तो चूज करेंगे आइदर वी चूज, सीधी सी बात है, चूज आई और नॉट चूज आई। हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि यार या तो मैं चूज करूंगा आई को या मैं चूज नहीं करूंगा आई को। तो हम दोनों पॉसिबल कंडीशंस को देखते हैं। अगर मैंने चूज किया आई को तो मैं क्या है आई माइनस वन को चूज नहीं कर सकता। अगर मैंने चूज किया आई को तो मैं आई माइनस वन को चूज नहीं कर सकता, मुझे आंसर लाना पड़ेगा आई माइनस टू से। और अगर मैंने आई को चूज नहीं किया तो जो भी मेरा मैक्सिमम होगा आई माइनस वन का वो मैं क्या है उसे आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो यहाँ से आपको समझ में आता है यार हमारे पास जो दो डीपी स्टेट्स हो जाती हैं, अगर हम एरे की बात करते हैं तो डीपी ऑफ आई हमारा क्या हो जाता है मैक्सिमम ऑफ, या तो मैं चूज नहीं करूंगा। अगर मैं चूज नहीं कर रहा हूँ तो जो भी मेरा अब तक का प्रीवियस आंसर था डीपी ऑफ आई माइनस वन से वो मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम। और अगर मैंने चूज किया तो मेरे पास क्या आता है आई माइनस टू की जो भी अब तक मेरा आंसर था प्लस ए ऑफ आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज किया तो मुझे इसकी वैल्यू को ऐड करना होगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या है इन दोनों स्टेट से हम आंसर ले आते हैं। एंड डीपी ऑफ आई को हम क्या इनिशियलाइज करके आगे बढ़ जाते हैं। आइदर वही हमारे पास दो स्टेट्स आइदर डोंट टेक ए ऑफ आई और टेक ए ऑफ आई। अगर यार इस वाली चीज़ में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो मैंने डीपी में पूरी प्लेलिस्ट की हुई है जिसमें बेसिक से हमने बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स उसमें सॉल्व किए हैं, बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप क्या है उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो इससे पहले अगर आपको बेसिक डीपी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और अगर आपका डीपी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको समझ में आता है, समझ में लाइक आपको पता है कि हाँ डीपी किस तरीके से सोचा जा सकता है, तो फिर आप क्या यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, आपके लिए ईजी होगी सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने समझा ठीक है हम हम चूज करेंगे या हम नहीं करेंगे। तो एरेज में तो हमारे पास एडजेसेंसी है प्रीवियस और नेक्स्ट इंडेक्स की, बट ट्रीज में हमारे पास एडजेसेंसी क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड बाय एन एज। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एडजेसेंसी क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड बाय एन एज। किसी एज से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे पास तो वो एडजेसेंट है। हमने नेबर्स की हमने ये वाली फॉर्म देख ली कि आई और आई माइनस वन से हम किस तरीके से चूज करेंगे। अब ट्रीज की फॉर्म में हमारी क्या चीज़ें चेंज होंगी। एरेज में हमने देखा लीनियर रिलेशन है, ट्रीज में हमारे पास नोड है और उसके बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग डीपी ऑफ आई डिपेंड्स ऑन डीपी ऑफ आई माइनस वन और आई माइनस टू, वी नाउ डू डीपी ऑफ वी डिपेंड्स ऑन ऑल इट्स चिल्ड्रन। हाँ दैट्स द ओनली बिग चेंज, सीधी सी बात है। अब मेरे पास वी था और इसके बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, फॉर एग्जांपल C1 C2 C3 इस तरह से उसके चिल्ड्रंस हैं। अब जैसे हमने देखा था यार आई डिपेंड कर रहा है आई माइनस वन या आई माइनस टू पे, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है। जो भी अब तक प्रीवियस स्टेट्स हम सॉल्व कर चुके हैं वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। ट्रीज में हमने क्या पढ़ा था, ट्रीज क्या है उसकी स्टेट डिपेंड करती है उसके चिल्ड्रंस पे, तो उसके चिल्ड्रन से हम क्या अपने आंसर को लेकर आएंगे। सो डीपी ऑफ वी क्या है हमारा उस पर डिपेंड करेगा। और सबसे पहले यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें रूट करना पड़ेगा ट्री को। रूट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यार सब ट्री का जो हमारा मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट पता लगे, हमें पता चले कि यार हाँ मुझे अपनी एल्गोरिथम को स्टार्ट कहाँ से करना है, मुझे डीएफएस कहाँ से स्टार्ट करना है। इसलिए पहले रूटिंग बहुत ज़रूरी है। हमने नोड वन को हमने रूट किया, हमने उसे रूट बना लिया। काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमें रूट ऑलरेडी मिल जाता है, पर कोड फोर्सेज वगैरह पर आप ज़्यादातर देखोगे तो आपको रूट खुद ही करना पड़ेगा ट्री को। और खुद करने का मतलब सिंपल ही, आप किसी भी नोड को उठा के उसे रूट बना देंगे। दैट वे ईच नोड हैज़ अ पेरेंट, ईच नोड हैज़ अ चिल्ड्रन। अगर हम रूट नहीं करेंगे तो वो पेरेंट चिल्ड्रन वाला रिलेशन हमारा नहीं बन पाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि कौन किसका पेरेंट है। हमें तो यहाँ से पता चल जाता है यार रूट जो है वो ग्लोबल पेरेंट है, वो सबका पेरेंट है, तो हमें पता लग गया कि यार ठीक है पेरेंट है। फिर इस पेरेंट के जो भी नेबर्स होंगे वो सब उसके चाइल्ड हो गए, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। Now we can talk about the subtree of node v, meaning v and all nodes v below it। तो सीधे ठीक है यार हमें समझ में आया। जब हमने एरे में देखा था आई, तो आई में हमारे पास दो ऑप्शंस थे, आइदर चूज इट, मैं चूज को यार टिक मार्क से दिखा रहा हूँ, क्रॉस का मतलब मैंने चूज नहीं किया। अगर मैंने चूज किया तो मतलब मैंने आई ऑफ आई चूज कर लिया, पर अब मैंने अगर चूज कर लिया तो मैं आई माइनस वन को चूज नहीं कर सकता, क्योंकि एडजेसेंट हम नहीं ले सकते। तो वहां से मेरे पास आंसर क्या आएगा यार डीपी ऑफ आई माइनस टू का जो भी आंसर था वो ले लो। और अगर मैंने आई को चूज नहीं किया तो मैंने चूज ही नहीं किया तो उसकी वैल्यू जीरो ही रही, और जो भी मेरा अभी तक आंसर था डीपी ऑफ आई माइनस वन था उसे ले लो, और इन दोनों का मैक्स ले लेते थे हम, तो हमें आंसर मिल जाता था।
अब जब वी की बात आई, जब ट्री की बात आई, तो हमें पता है यार ये क्या है, उसके सारे चिल्ड्रंस पे डिपेंड करेगा। हो सकता है U1 U2 U3 उसके क्या है डिफरेंट डिफरेंट हमारे चिल्ड्रंस हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास अब 2 स्टेट होंगी। किस तरीके हमारे पास 2 स्टेट्स होंगी, या तो आप वी को चूज करते हो या फिर आप वी को चूज नहीं करते हो। सीधी सी बात है यार, हमें समझ में आया तो मैं वी को चूज कर लेता हूँ, नहीं तो मैं वी को चूज नहीं करूंगा। और इसके हिसाब से मेरे पास अब 2 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो गई कि यार वी को चूज करके मेरे पास क्या स्टेट आती है और वी को चूज नहीं करके क्या मेरे पास स्टेट आती है। तो वो सारी चीज़ अब डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टेट और ट्रांजिशंस हमारे होंगे। सो डिफाइन द डीपी स्टेट्स फॉर नोड वी। हम 2 डीपी स्टेट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, 2 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट विल रिप्रेजेंट कि हमने चूज किया, सेकंड स्टेट विल रिप्रेजेंट कि हमने चूज नहीं किया। क्यों हमने यहाँ पे 2 स्टेट्स बनाई, जैसे कि हमारा क्या है इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ईजियर है। अगर आप एक ही स्टेट में दोनों चीज़ें डिफाइन करके आगे बढ़ोगे तो आपका इंप्लीमेंटेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम क्या यार कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा सेपरेशन हम ला सकें अपने कॉन्सेप्ट में, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जिससे कि हमें क्या है आगे चल के डिबग करना भी काफ़ी ईजी होता है। और आप इंटरव्यूज वगैरह में बैठे हो तो आपको क्या है एक्सप्लेन करना काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें। तो जितना हो सके यार अपनी स्टेट्स को डिफरेंट रखने की कोशिश करें। एंड हमने क्या है 2 स्टेट्स को डिफाइन किया विच आर नोड वी। फर्स्ट है डीपी ऑफ टेक वी, मैक्सिमम सम फ्रॉम द सब ट्री रूटेड एट वी इफ यू टेक द नोड वी। ठीक है, हमें समझ में आता है जो भी हमारा सब ट्री है उस सब ट्री में जो सब ट्री रूटेड है वी पे, उसका हमने क्या है अगर हम उसे चूज कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम सम क्या होगा, और अगर हम चूज नहीं कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम सम फ्रॉम द सब ट्री रूटेड एट वी इफ यू डोंट टेक नोड वी। ठीक है, मैं समझ में आ गया। ये स्टेट्स मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी समझा दी थी। अब ट्रांजिशन हमारा किस तरीके से हो सकता है, अगर आप वी को लेते हो देन यू गेट द वेट ऑफ वी प्लस फॉर ईच चाइल्ड यू मस्ट यूज द नॉट टेक स्टेट फॉर द चाइल्ड बिकॉज यू कांट। सीधी सी बात है यार, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। अगर मैंने वी वाले को टेक किया तो मेरा क्या हुआ, ये डीपी ऑफ टेक वी। अब जो ये इसके चाइल्ड थे वी और यू जो इसके चाइल्ड थे, अब क्योंकि यार मैंने इस वी को जो रूटेड है ये इसका पूरा नीचे सब ट्री, आई होप यार ये चीज़ आपको क्लियर होगी सब ट्री वगैरह क्या होता है। उसके जो भी सब ट्री में उसके जो भी चाइल्ड्स थे उन चाइल्ड्स को मैं नहीं ले सकता। अगर मैं उन चाइल्ड्स को नहीं ले सकता तो मैं उनकी कौन सी स्टेट को ले सकता हूँ, उनकी नॉट टेक वाली स्टेट से मुझे आंसर लेना होगा। क्या मैंने वी को लिया है और मैंने उसकी नॉट टेक वाली स्टेट्स को लिया है बाकी बची हुई की, उसमें से जो भी मैक्सिमम होगी वो मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरा पाथ तो एक से ही होगा ना, मैं बार बार हर एक का वो तो नहीं ले सकता। तो उसके हिसाब से हमने क्या कैलकुलेट किया, सीधा सा हमारे पास ट्रांजिशन आ जाता है डीपी ऑफ टेक वी का जो भी हमारा वेट है क्योंकि हमने उसे चूज किया है, और द समीशन ऑफ यू ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वी डीपी ऑफ नॉट टेक यू। जो भी पूरा हम समीशन कर देंगे जो भी हमने नहीं लिए हैं उन सब का, जो भी उसके चाइल्ड्स थे उनमें जो भी चाइल्ड्स थे उन सब का हम समीशन कर लेंगे कि यार हमने वी को तो लिया है पर हम इनके नहीं लिया है। तो वो हमारा हो गया डीपी ऑफ टेक वाली स्टेट। और डीपी ऑफ नॉट टेक वाली स्टेट तो आपको ऑलरेडी पता लग गई, हमने वी को लिया ही नहीं है, तो हम नीचे क्या है दोनों स्टेट्स को देखेंगे। तो जो भी ये वाला नोड है इसकी 2 स्टेट है, या तो हमने चूज किया या हमने नहीं चूज किया, तो उनमें से क्या है मैक्सिमम ले लो, फिर इस वाली का मैक्सिमम ले लो और उन सब का समीशन कर दो जो भी उसके चाइल्ड्स है, तो वो हमारी स्टेट हो गई। तो इस तरीके से हमने क्या वी की 2 स्टेट्स डिफाइन कर ली। आई होप ये ट्रांजिशन आपको क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल ट्रांजिशन था। और क्या है हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इसी ट्रांजिशन को डायरेक्टली अप्लाई करके अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको बस हल्का सा यार दोबारा से बता देता हूँ, हमने वी को चूज किया तो वी को चूज करने का सीधा सा मतलब होता है कि यार एक तो मेरा वेट ऑफ वी ऐड हुआ प्लस समीशन ऑफ यू बिलोंग्स टू चिल्ड्रन ऑफ वी, जो भी उसके चिल्ड्रन है वी के, और उन सब की क्या है मुझे नॉट टेक वाली स्टेट लेनी होगी। क्यों मैंने यार नॉट टेक वाली स्टेट ली है, क्योंकि मैंने वी को लिया है और वी के ये क्या है डायरेक्ट एडजेसेंट्स है और मैं इन्हें नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे इनकी नॉट टेक वाली स्टेट लेनी होगी। दैट्स वाई हमने वो वाला काम किया। और जब मैंने टेक किया, मैं इसे नहीं ले रहा हूँ, मैं वी को नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्या है उसके जो भी चिल्ड्रंस है उनमें से जो भी मैक्सिमम स्टेट है उन्हें ले लूँगा, क्योंकि मैं उन्हें लूँ या ना लूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी उसका मैक्सिमम होगा इन सबका मैं सबमिशन कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बस यही हमारा यार कोड भी आप सिंपल सा देख सकते हो, डीएफएस वाला कोड है। यहाँ पे क्या है सूडो कोड ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना एज सच हमने क्या कोड नहीं लिखा है क्योंकि हम कोई ऐसा फॉर्मल यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं देख रहे, तो सिंपल हमारा कोड है। जब हम डायरेक्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे ये सारी चीज़ों को। तो डीएफएस हमने अप्लाई किया, वी और पेरेंट हमने दिया, डीपी ऑफ टेक वी हमें पता है यार पहले उसका वेट के इक्वल होगा, नॉट टेक वी का सम क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और जो भी उसके चिल्ड्रन है यू के, चिल्ड्रन ऑफ वी आर यू, उससे हमने रिप्रेजेंट किया। सीधी सी बात है यार वी के जो भी चिल्ड्रंस है
वो सब हमने लिए, और यू अगर पेरेंट के इक्वल है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, सीधी सी बात है यार। वी के अगर चाइल्ड हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड एजेस है तो कभी कभी वो पेरेंट को पॉइंट कर लेते हैं, सो दैट्स वाई उस चीज़ को अवॉइड करना होगा हमें कि अगर हम यू पे जा रहे हैं तो हम उसके पेरेंट को ही ना पॉइंट करने लगे। उसके बाद डी एफ एस ऑफ यू कॉमा वी, हम क्या है, यू हमारा चाइल्ड हो जाएगा, फिर वी हमारा पेरेंट हो जाएगा, इस तरह से हम आगे चलेंगे। और हम वापस आते वक्त अपनी स्टेट को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से तो हम क्या है, पोस्ट ऑर्डर वाला यहाँ पे काम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल डेप्थ में चले गए। उसके बाद जब वापस आ रहे हैं तो हम अपने क्या चाइल्ड से स्टोर करते हुए चलेंगे। डीपी ऑफ टेक वी हमारा हो जाएगा डीपी ऑफ नॉट टेक यू, जो उसका चाइल्ड है, एंड डीपी ऑफ नॉट टेक वी प्लस इक्वल्स हो जाएगा मैक्स ऑफ डीपी ऑफ टेक यू एंड मैक्स ऑफ नॉट टेक यू। सीधी सी बात है, जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताई थी, नॉट टेक यू वाली स्टेट हम लेंगे और टेक और नॉट टेक वाली में से मैक्सिमम जो होगी, जब हम नॉट टेक वाली स्टेट वी की देखेंगे। सो आई होप यार आपको कोड भी समझ में आया होगा। एंड जब हम धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ये तो बस आपको क्या एक आइडिया देने का यार तरीका है बस मेरा, कि यार मैं किसी तरीके से आपके माइंड में वो घुसा पाऊँ यार, कॉन्सेप्ट घुसा पाऊँ कि अच्छा हम किस तरीके की थिंकिंग रख के पूरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, या किस तरह की थिंकिंग के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि यार एक कॉन्क्रीट तरीका नहीं होता है किसी भी चीज़ को, बस ये क्या है, इसे पढ़ के, इससे समझ के आप क्या अपने तरीके डेवलप कर सकते हो, उनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वही सारी चीज़ें हैं बस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल ओ ऑफ एनी होने वाली है, क्योंकि हम एक ही बार हर स्टेट को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू डी पी इज जस्ट नॉर्मल डी पी, बट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट प्रीवियस एलिमेंट्स यू लुक एट चिल्ड्रन। सीधी सी बात है, मैंने बताया आप सिंपल नॉर्मल डी पी की तरह, बस आप प्रीवियस एलिमेंट्स की जगह चिल्ड्रंस की स्टेट को देखते हो। ईच नोड मेक्स अ डिसीजन इंक्लूड और नॉट एंड यू मर्ज रिजल्ट्स फ्रॉम इट चिल्ड्रन। सीधी सी बात है, वही सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, बस यही आपका रिविजन होता रहेगा। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। ठीक है यार, हमने ट्रीज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि ट्रीज वाले क्वेश्चन में हम किस तरीके से लगा सकते हैं। रूटेड ट्री होगा हमारे पास, अनडायरेक्टेड एजेस होंगे, एसाइक्लिक ग्राफ होगा। अब जब डायरेक्टेड होगा हमारे पास चीज़ें, तो डायरेक्टेड में हम क्या देखेंगे कि यार सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस इसमें क्या है यार, हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टेड एजेस है। और डायरेक्टेड एजेस का मतलब है यार, मुझे कोई ऑर्डर चाहिए, यू टू वी अगर मेरे पास है तो मेरे पास यू पहले आना चाहिए ऑर्डर में वी से, क्योंकि मैं तभी क्या अच्छी तरीके से अपनी क्या इम्प्लीमेंटेशन कर पाऊंगा। क्यों टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। बाकी हम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे तो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी होती रहेगी। सो बस समझ में कि वही चीज़ है, you have to process nodes in the topological order so that when you compute the dp for a node, all the predecessors or children depending on the direction are already computed। सीधी सी बात आपको समझ में आती है कि जो भी उसके प्रेडिसेसर्स है, जो उससे पहले आ चुके हैं, जो भी चिल्ड्रंस बोल रहे हैं, जो भी उस पर डिपेंडेंट है, वो ऑलरेडी उनका आंसर आ चुका है। तभी हम जाके अब उसे स्टोर करेंगे। अगर यू टू वी हम जा रहे थे तो वी को स्टोर करने के लिए पहले यार यू सारा सॉल्व हो चुका होना चाहिए, तभी मैं क्या उस चीज़ की डिपेंडेंसी के हिसाब से चीज़ों को सॉल्व कर पाऊंगा। जो हमारा DAG DP होगा, डिपेंडेंसी स्प्रेड अक्रॉस डायरेक्टेड एजेस बट पॉसिबल ब्रांचिंग इन बोथ डायरेक्शन, मल्टीपल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स चिल्ड्रंस हो सकता है, वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल से यार ये चीज़ आपको क्लियर होगी। हाँ, ये मेरा ख़राब हो चुका है मैं नोट्स में फिक्स कर दूंगा, मैं आपको अभी ऐसे ही बता दूंगा। हमारे पास एक गिवन है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, n नोड्स है हमारे पास, सिंपल वही हमारा n नोड्स हमारे पास है। एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हमें दिया गया और हर नोड में क्या है, एक C ऑफ I, मतलब कि कुछ कॉइन स्टोर्ड है, और हमें क्या एक पाथ हमें बताना होगा, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ वैल्यूज अलोंग एनी पाथ इन द डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में आपको ट्रैवल करते हो, इसमें कोई वो एडजेसेंसी वाला पंगा नहीं है, बस आपको क्या है एक पाथ इस तरह का चूज करना होगा जिसमें कि हम सेलेक्ट करते हुए सम मैक्सिमम हो पाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस, ऐसा नहीं आप यहाँ से वापस आ सकते हो फिर किसी और पे। अगर आप फॉरवर्ड गए तो आप फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा आपको, आप बैकवर्ड नहीं आ सकते। तो अगर आपने कोई चॉइस वहाँ पे ली तो आप उस चॉइस को बैक फायर नहीं कर सकते। सो यही हमारे क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है, ग्रीडी हम क्यों यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ सिंपल क्या होता है, वही सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। ये डायग्राम मैं आपको क्या दोबारा से एक बार बना के दिखा देता हूँ। तो यार ये हमारा क्या है, इसमें ग्राफ होने वाला है। सारे नोट्स पे मैंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि उसमें कॉइन्स कितने हैं हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूज डिफरेंट कलर, हमने 1 से स्टार्ट किया। तो अगर मैं DFS लगाता हूँ यार, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, अभी तक मैंने कोई भी टोपोलॉजिकल ऑर्डर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो इससे मेरे पास यार क्या चीज़ें आती है कि या तो मैं 2 पे भी जा सकता था, मैं 4 पे भी जा सकता था, मैं 3 पे भी जा सकता था। तो क्योंकि मैं DFS लगा रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं किस वाली एज पे जाऊँ, तो मैं यहाँ पे ग्रीडी वाला तरीका यूज़ करता। ग्रीडी से क्या होता है कि यार आप 4 पे चले जाओ सीधे, और 4 पे जाने के बाद मैं कहीं पे भी नहीं जा पाता क्योंकि आउटवर्ड एज कोई भी नहीं है वहाँ से, तो मेरा आंसर गलत हो जाता। मैंने कितना गलत किया, मैंने 1 + 4 5 ही तो गलत किया। लेकिन यहाँ पे करेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या हो सकता था कि
दिस इज दिस एंड करेक्ट हमारे पास क्या हो सकता था कि यार मैं 3 वाले पे जाऊँ, 3 से मैं 5 पे जाऊँ और 5 से मैं 4 पे आ जाऊँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हमारी सॉर्ट हो पाती हैं। एंड हमारे क्या ऑर्डर हो गया 1 + 3 + 5 + 4। तो आपको आंसर ऑलरेडी दिख गया यार, यहाँ पे 13 आंसर हो गया विच इज़ द मैक्सिमम। हम इससे ज़्यादा मैक्सिमम कलेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाते। तो ये चीज़ ग्रीडी से क्यों फेल हुई वो मैंने आपको बताया डीपी लगाने की वजह से, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड बस सीधी सी बात वही होती है, डीपी ऑफ स्टेट हमें डिफाइन करता है। सो जस्ट लाइक वी डिड डीपी ऑफ वी फॉर सब ट्री इंक्रीज, वी विल डिफाइन डीपी ऑफ वी मैक्सिमम सम ऑफ वैल्यूज अलोंग एनी पाथ एंडिंग एट पर नोड वी। जो भी अभी तक मैक्सिमम पाथ था वो ये क्या प्रॉपर हमारी क्या है यार, एट कोडर पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैं इसका पूरा प्रॉपर आपको सॉल्यूशन दूंगा, पूरा प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे, कोड देखेंगे, स्टेट ट्रांजिशन सब कुछ। बस वही चीज़ है कि यार आपको आइडिया हो कि यार आपको पता है कि यार डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ अगर मेरे पास आता है तो मुझे टोपोलॉजिकल ऑर्डर में सोचना है। अगर मेरे पास सिंपल ट्री आता है तो मुझे बस उसके सिंपल क्या चिल्ड्रंस के फॉर्म में सोचना है। बाकी इसका यार ट्रांजिशंस वगैरह आप खुद भी देख सकते हो। मैं जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बस हमारे क्या है फाइनल जो इंट्यूशन हमारा ये होने वाला है, फाइनल इंट्यूशन हमारा वही होगा। थिंक लाइक दिस, इन 3DP ईच नोड वेट्स फॉर ऑल इट्स चिल्ड्रंस टू बी सॉल्व्ड DFS ऑर्डर, एंड इन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ DP ईच नोड वेट्स फॉर इट प्रेडिसेसर्स टू बी सॉल्व्ड एंड इट इज अ टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो यार यही इस पूरे क्या है वीडियो का मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको आइडिया हो पाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, आपको पता लग पाए कि यार किस तरीके से हमें सोच रहा है। 2 बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनका कोड्स वगैरह आप आगे प्रॉब्लम्स आएंगे हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। एंड आई होप यार आपको समझ में आया होगा, ये नई सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ यार आप लाइक करके वीडियो को ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लगी है, एंड आप चाहते हो जिस भी तरीके में प्रॉब्लम्स यहाँ पे कवर करूँ। एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड please do share your reviews, and please share the series with all of your friends, and it really means a lot to me, and the growth of the channel, it depends on all of these things. And please do subscribe to the channel, and that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.